हाँ, तो इस वीडियो में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें जो बातें बाकी थी उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके पहले भी ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकंड वीडियो होगा। इसके पहले भी एक वीडियो है बनाए थे लोग। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों को जो बातचीत करनी है आज, वो करनी है एटॉमिक रेडियस पे, उसके बाद एटमाइजेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसी में आ जाएगा। ये सारी बातचीत करनी है, क्लियर। तो सबसे फर्स्ट एक छोटा सा टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ये बातचीत किए थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर होंगे तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स मानेंगे, जिनको है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। सिल्वर पे भी बातचीत हम लोग किए थे, क्लियर। उसके बाद कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे कि आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में अधिक होता है। और एक चीज और यहीं पे क्लियर आप लोग को हम कर दें कि कोई पूछता है हमसे कि मेटल किसे कहते हैं, तो हम सिंपल से जवाब देते हैं कि मेटल वह होता है जिसमें मेलेबिलिटी होता है, डक्टाइल होता है, मेटालिक साउंड होता है, लक्षर होता है। तो ये सारे बात जो हम लोग मेटल के बारे में बोलते हैं वो हम लोग मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि मेटल जो होता है काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इसका अधिक होता है, इसका ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वह बेसिक होते हैं। ये हम लोग मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी को बोलते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट भी मेटल है और डी ब्लॉक एलिमेंट भी मेटल है, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट में मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी अधिक होता है। मतलब कि अगर हम एस ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में तुलना करें तो अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा रिएक्टिव एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, क्लियर। इसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा। और हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कहेंगे कि मेटालिक साउंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अधिक होगा, इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स अधिक होगा, हीट का गुड कंडक्टर एस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स अधिक होगा। इसमें इसका एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ज्यादा होगा। यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज्यादा होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट, क्लियर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, इसको समझा जाएगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये होगा n-1 डी। डी में 0 से लेकर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होगा। और ns जो होगा वो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर। अब जैसे कि हम n का वैल्यू अगर हम 4 रखें तो 4s में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और n-1 यानी कि 4 - 1 क्या हुआ, 3d हुआ। जब 3d में 1 से लेकर
10 इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहते हैं, इस टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्लियर। उसी टाइप से यहाँ पे 5s रखें तो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 5 से कम क्या होगा 4d होगा, 4d में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होगा। इस टाइप के एलिमेंट जो आएंगे इसको हम कहेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, क्लियर। इसी टाइप से यहाँ पे हम 6s रखें तो क्या हो जाएगा हमारा 5d हो जाएगा 1 से लेकर 10। इसको हम कहेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। उसी टाइप से यहाँ पे अगर 7s रखें 1 से लेकर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6d 1 से लेकर 10। ये एलिमेंट्स इसको हम कहते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर। तो एक चीज को ऐसे भी रखा जाएगा याद कि 3d वाले एलिमेंट्स को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4d को सेकेंड, 5d को थर्ड और 6d को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस बात को इस ढंग से याद रखा जाएगा, क्लियर। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट एक पॉइंट पे जिसका नाम होगा मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर। मेल्टिंग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ढंग से समझेंगे लोग मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर। तो मेल्टिंग पॉइंट हम देखते हैं कि टाइटेनियम से जो वेनेडियम का जो होगा मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा होगा। टाइटेनियम से वेनेडियम का ज्यादा होगा, वेनेडियम से क्रोमियम का ज्यादा होगा। क्रोमियम से अगर हम मैग्नीज आएंगे तो क्या होगा घटेगा। मैग्नीज में क्या होगा घटेगा मेल्टिंग पॉइंट। फिर हम मैग्नीज से अगर हम आयरन जाते हैं तो बढ़ता है फेरस। इसमें लगभग थोड़ा सा फेरस, कोबाल्ट, निकेल, इस टाइप से, यहाँ पे निकेल इस टाइप से, क्लियर। और फिर क्या होता है कॉपर और जिंक, कॉपर जिंक इस टाइप से। तो बात रहा कि यहाँ से यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर इसको मानते हैं कि लगभग सेम रहता है, थोड़ा सा कम होता है, फिर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्लियर। इसको समझने के लिए इसका हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन समझें। टाइटेनियम 22, क्लियर। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा आर्गन 3d1 और 4s2, क्लियर। तो 3d1 4s2 में d ऑर्बिटल्स में आप देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन है 3d, और 4s में देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। उसी टाइप से वेनेडियम लेते हो 23, तो आर्गन लिखोगे 3d2 लिख दोगे, 4s2 करोगे। अब यहाँ पे देखते हो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर। 3d में क्या इलेक्ट्रॉन होगा 2 इलेक्ट्रॉन, और 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम लिखोगे 24, तो क्रोमियम लिखोगे, क्रोमियम के केस में आप जानते हो कि इसको बाद में बनाना था कि 3d, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। एस्केडियम आ गया था दिमाग में, एस्केडियम हम कहीं भी यहाँ पे कंसीडर किए हैं,
क्लियर। तो क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम जो होगा 3d5 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा। हुंस रूल यहाँ पे काम करने लगता है। तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब 4s1 क्लियर। इसके बाद इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखिएगा। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो 3d5 4s2 d5 1 2 3 4 4s यानी कि 3d में 1 2 3 4 5 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर Fe की बात करें 25 26 तो 3d6 4s2 क्लियर। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन इसका कि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए 4s2। कोबाल्ट देखोगे 27 कि 3d7 4s2 क्लियर। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 4s2 क्लियर। निकेल देखोगे 28 तो क्या देखोगे आर्गन लिख सकते हैं। यहाँ पे सब में आर्गन लिख लें 3d8 4s2 तो 3d8 देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 4s2। कपड़ देखोगे 29 तो आर्गन 3d10 हो जाएगा 4s1 क्लियर। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। जिंक देखोगे 30 तो आर्गन 3d10 और 4s2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो। एक चीज आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है 3 5 तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 5। फिर यहाँ पे देख रहे हो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगी। यहाँ पे कितना है 3 यहाँ पे कितना है 4 यहाँ पे कितना है 3 यहाँ पे कितना है 2 फिर यहाँ पे 1 अनपेयर है। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में बैठ गया। तो कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में बैठ गया तो एक चीज को याद रखिएगा कि जितना अधिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होता है। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड directly proportional to number of unpaired electrons। यानी कि जितना अधिक नंबर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उतना ही अधिक होगा। एक चीज को याद रखा जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड बढ़ रहा है क्लियर। अब बात रहा है कि एमएन के केस में घट जा रहा है तो मैग्नीज के केस में घट जा रहा है। तो मैग्नीज में एक चीज आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ रहा है। तो जहां पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ रहा है वहां पे क्या होता है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने के कारण स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड कमजोर होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्लियर। फिर आप देख रहे हो कि यहां से थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है
तो थोड़ा सा डिक्रीज होने का रीजन ये रहा कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो घट रहा है, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। जिंक के केस में देखते हो कि जिंक में स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड बहुत कम हो जाएगा। इसलिए बहुत कम हो जाएगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पेयर हो गए। डी में भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर, एस वाले भी पेयर हो गए, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण यहाँ पे जो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा वो बहुत वीक होगा, बहुत कमजोर होगा, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्लियर? तो आई होप इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। इसको लिख लेते हैं। क्लियर? तो इसको मिटाते हैं। क्लियर? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि as well as number of unpaired electrons increase strength of metallic bond increase. That's why titanium to chromium melting point MP increase due to increasing of number of unpaired electrons and strength of metallic bond. क्लियर? मैग्नीज की बात करें लिखेंगे कि ड्यू टू हाफ फील्ड stability in manganese, strength of metallic bond decrease. Strength of metallic bond decrease. That's why melting point decrease. क्लियर? उसके बाद लिखेंगे कि Fe2Cu copper melting point decrease in a small amount due to decreasing of strength of metallic. कहते हैं कॉपर का केस सबसे यूनिक केस होता है, सॉरी जिंक का। कहता है कि इन Zn all electrons are paired. That's why strength of metallic bond is less and its
मेल्टिंग पॉइंट इज लेस। क्लियर? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। क्लियर? तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर सकते हो। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग समझें। इसके बाद एक टर्म आता है यहाँ पे, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। एटोमाइजेशन एंथैल्पी। तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या है? तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी के लिए आप लोग पहले से भी जानते हो कि एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या है। इसकी चर्चा हम लोग बहुत बार किए हैं, फिर से एक बार करते हैं। कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट required to change या required to break 1 mole solid lattice into 1 mole gas। कहता है कि 1 मोल सॉलिड को तोड़कर, सॉलिड क्रिस्टल को तोड़कर अगर उसको गैस में चेंज कर देना हो तो उसको एटोमाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब कहोगे कि सर तो इसको हम सब्लिमेशन एंथैल्पी भी तो कह सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन एटोमाइजेशन एंथैल्पी खासकर वहां पे हम लोग यूज करते हैं जहां पे हम लोग मेटल लैटिस पे बात करते हैं, मेटल क्रिस्टल पे बात करते हैं। क्लियर? इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल सॉलिड लैटिस के बदला में हम लोग मेटल क्रिस्टल भी कह सकते हैं। कर सकते हैं सॉलिड लैटिस के बदला में मेटल क्रिस्टल इंटू 1 मोल गैस, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1 मोल गैस यानी कि मेटल सब गैस में कन्वर्ट होगा। समझने वाली बात है कि सब मेटल जब गैस में कन्वर्ट होगा तो किस फॉर्म में चला जाएगा? एटम के फॉर्म में। इस फॉर्म में चला जाएगा एटम के फॉर्म में, इसलिए इसका नाम पड़ा एटोमाइजेशन एंथैल्पी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल मेटल क्रिस्टल इनटू इट्स एटॉमिक फॉर्म, तो सारे एटम अलग अलग हो गए तो क्या हुआ? गैस ही हुआ। क्लियर? तो यह हुआ एटोमाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ से कहीं ना कहीं एक बात तो आप लोग के दिमाग में अवश्य आती होंगी, जरूर आती होंगी, कि एटोमाइजेशन एंथैल्पी जो है ये भी कहीं ना कहीं जो डिपेंड कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे। क्लियर? क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट अधिक हो गया तो अधिक हीट चाहिए, क्योंकि अगर हमको गैस जाना है तो मेटल के केस में कैसे जाना होगा? सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, फिर लिक्विड से गैस जाएंगे। क्लियर? तो कहीं ना कहीं अगर एमपीबीपी ज्यादा है तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। तो इसका जो इसके पहले वाले जो हम लोग जो डिफाइन किए हैं उसी बेसिस पे आप एग्जैक्ट इसको डिफाइन कर लोगे। क्लियर? इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है। क्लियर? कि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। क्लियर? कहते हैं क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन होता है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि स्केडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन in its d orbitals, but zinc has 10 electron in its d orbitals, या d सबसे लिख सकते हो। बट
एटोमाइजेशन enthalpy of scandium is more than zinc. Why? ऐसा क्यों होता है? तो एक चीज आप लोग जान रहे हो कि स्कैडियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण उसका स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड ज्यादा होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड ज्यादा होगा तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी उसका ज्यादा होगा। और जिंक में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? कम होगा। क्लियर? लिख सकते हैं, सिंपल से लिखेंगे कि स्कैडियम हैज unpaired electrons, but in zinc all electrons are paired. That's why strength of metallic bond in scandium is more than zinc, and atomization enthalpy of scandium is more than zinc. क्लियर? ऐसे लिए बात समझ में आया होगा कि स्कैडियम में अगर देखते हैं, स्कैडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आर्गन लिखें तो 4s2 3d1 है ना, 1 है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड तो होगा ही, और स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड होगा तो बट नेचुरल है कि इसका एमपीबीपी क्या होगा? ज्यादा होगा और आपके रिस्पेक्ट। क्लियर? तो आई फील ये बात समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस, क्लियर? तो एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो रेडियस लेते हैं, एक एटॉमिक रेडियस, एक मेटालिक रेडियस। यहाँ पे एलिमेंट ले, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस ले, यहाँ पे मेटालिक रेडियस ले। सबका सब पिकोमीटर में लेंगे। किस में लेंगे? पिकोमीटर में। तो स्कैडियम की अगर हम बात करें तो 144 इसका 164 होगा। क्लियर? उसके बाद स्कैडियम का टाइटेनियम 132, इसका जो वैल्यू होगा 147। टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो वेनेडियम का 122, इसका जो वैल्यू होगा 135। क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इसको लिखिए 117, इसका वैल्यू होगा 129। मैग्नीज में अगर हम बात करें तो 117, इसका जो वैल्यू होगा 137। इसको 117, एफी में भी 126, इसका जो वैल्यू होगा 116, 125। कॉपर में होगा 117,
117 128, सॉरी कुछ गलत कर दिए। मैंगनीज में 137, फेरस में 126 की बार 126 115 हुआ यहाँ पे 115 और 115 यहाँ पे 125, ठीक। यहाँ पे कॉपर में 117 128 128, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 125 137। क्लियर? इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। तो ये बात आप लोग एज यूजुअल जानते हो, केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़े थे कि एटॉमिक रेडियस के रेस्पेक्ट में जो मेटालिक रेडियस होता है वो ज्यादा होता है। इस वैल्यू को समझना है हमको। तो एक टर्म आएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़े हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जो फर्स्ट वीडियो है उसी में हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की चर्चा किए हैं। तो जिनके दिमाग पे स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनर पेयर इफेक्ट अगर ये सब ना हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो फर्स्ट वीडियो जो निकालेंगे उसमें हम स्क्रीनिंग इफेक्ट पे चर्चा किए, तो वहां से बात को समझेंगे। क्लियर? देखिए होता क्या है, कहता है कि ये जो एलिमेंट्स है इनमें फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, क्लियर? इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए, चलिए हटाइए। सेकेंड सेल में, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में जैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? फोर्थ सेल में, नहीं ना होगा? फोर्थ सेल में। अब होगा क्या कि जब डी में इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, बात को बहुत ढंग से समझा जाएगा। कहता है कि डी में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6, अब फर्स्ट सेल हुआ, सेकंड सेल हुआ, क्लियर? उसके बाद 3s2 3p6 लिखते हैं, थर्ड सेल हुआ, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में। अब फिर 3d10 तक जो हम जाएंगे वो कहीं ना कहीं 3d10 क्या है? थर्ड सेल है। पहले बार थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, पहले बार थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में चला जाता है, क्लियर? अब क्या होता है कि 8 से 10 इलेक्ट्रॉन और आता है, कहाँ? थर्ड सेल में, जो 18 तक होता है। जो कहां तक होता है? 18 तक। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड सेल में पहले 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? फोर्थ सेल में, और उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन पूरते हैं कहाँ पे? थर्ड सेल में, क्लियर? तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए कहाँ पे? चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, फोर्थ वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ गए फोर्थ सेल में। अब थर्ड सेल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बढ़ के 18 तक जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे, क्लियर? वैसे वैसे 2 चीजें होने लगेंगी। क्या? तो एक तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, बात ध्यान में रखा जाएगा कि एक तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, और दूसरी चीज कि इस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण स्क्रीनिंग भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण स्क्रीनिंग भी बढ़ेगा और न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो यहां से यहां तक जो हम लोग आ रहे हैं, स्केडियम से लेकर वेनेडियम तक, तो यहाँ पर तो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो उसका स्क्रीनिंग कोई ज्यादा होगा नहीं। तो इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट कोई ज्यादा नहीं होगा। एक सेकंड, कैमरा देख लें, हिल गया। तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कोई ज्यादा होगा नहीं।
तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जब ज्यादा नहीं है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट जब ज्यादा नहीं है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, डोमिनेट कर जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक हम लोग देख रहे हैं कि लगभग यहां से यहां तक आओगे भाई तो लगभग देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस सेम है। क्लियर? तो लगभग सेम है तो इसके पीछे रीजन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा अंदर की तरफ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जिससे एटॉम का साइज क्या होगा, छोटा होगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम करेगा। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम करेगा जिससे क्या होगा, एटॉम का साइज बढ़ा जाएगा। फलस्वरूप क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट ये होगा कि एटॉम का जो साइज होगा लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। एटॉम का जो रेडियस होगा लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। जिंक के केस में क्या होगा कि जिंक में स्टेबिलिटी आ जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। आई फिर बात समझ में आई होगी। इसको हम लिख लेते हैं। क्लियर? तो इसको लिख लेते हैं। हाँ, कहता है कि फ्रॉम स्केडियम टू वेनेडियम एटॉमिक रेडियस डिक्रीज due to increasing of nuclear attraction, due to increasing of nuclear attraction। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता है कि फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर atomic radius nearly same because on rising number of electrons nuclear attraction increase, but simultaneously साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज as a result atomic radius nearly same, एटॉमिक रेडियस होगा नियरली सेम हो जाएगा। जिंक का केस कुछ स्पेशल केस हो गया, क्या हो गया, कहते हैं कि इन जिंक all electrons are paired, that's why repulsion between electrons increase, as a result atomic radius increase, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? तो आई फील ये बात समझ में आई होंगी। क्लियर? इसके बाद ये तो बात हो गया कहाँ, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। अब हम लोग बात करेंगे टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। क्लियर? तो टॉप टू बॉटम इन ग्रुप हम इस बात को समझाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लिखवा देंगे। कहता है कि अगर हम फर्स्ट
ट्रांजिशन सीरीज से, यानी कि 3D वाले सीरीज से 4D वाले सीरीज में अगर हम मूव करते हैं तो 3D वाले से 4D में जाने से एटम का साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, और आप जानते हो कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्लियर? लेकिन माने कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाने से एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, यानी कि 3D से 4D। लेकिन 4D से अगर 5D में जाओगे, यानी कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाओगे, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो नियरली सेम रह जाता है। इसलिए सेम जड़ रह जाता है कि इनके बीच में लेंथनॉइड्स आ जाएंगे, और लेंथनॉइड्स के आने से लेंथनॉइड कंट्रैक्शन हो जाता है। क्लियर? अब फिर 5D से अगर 6D में आओगे, यानी कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में आओगे, तो यहाँ पर भी एटॉमिक रेडियस नियर अबाउट सेम रह जाता है। इसलिए नियर अबाउट सेम रह जाता है क्योंकि इनके बीच में एक्टिनॉइड्स आ जाते हैं, और एक्टिनॉइड्स आने के कारण एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन हो जाता है, और एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन के कारण एटॉमिक रेडियस नियरली सेम रह जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे भी है। उसके बाद क्वेश्चन भी है कि हफनियम, जर्मेनियम और रदरफोर्डियम से एक क्वेश्चन भी बनता है। उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए